हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेडिकल रीजन की वजह से आज मैं आपको टाइम पर वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सका हूं, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पिछले वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य और शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम एक ऐसे एवरग्रीन टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है। आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। क्या? विजयनगर साम्राज्य। और प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन की भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो आप सभी को पता चल गया है कि पहले तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं और यह इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन की भी हम चर्चा करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्माया गया यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर था। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित एक नगर था। और विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? विजयनगर की दो कैपिटल है। विजयनगर की जब स्थापना की गई तब विजयनगर की कैपिटल का नाम था अनेगोंडी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक नगर था। क्या? अनेगोंडी विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी। और विजयनगर की द्वितीय राजधानी का नाम क्या है? हम सबने नाम सुना है, कर्नाटक में स्थित है यह हम्पी। यह विजयनगर की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी अनेगोंडी, द्वितीय राजधानी हम्पी। और मोहम्मद बिन तुगलक उनके समय में 1336 में स्वतंत्र हुआ। क्या? विजयनगर स्वतंत्र कब हुआ? 1336 में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक था। तो यहां हमने क्या याद रख लिया? विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर बसा था? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर की प्रथम राजधानी का नाम अनेगोंडी, द्वितीय राजधानी का नाम हम्पी जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में यानी कि 1336 में यह विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हुआ। और संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। ओके, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संगम वंश के समय विजयनगर की प्रथम राजधानी क्या थी? आपका ध्यान स्क्रीन पर ही था तो आपको आंसर पता चल गया। क्या? विजयनगर साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी? अनेगोंडी थी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। और संगम वंश ने विजयनगर पर शासन करते हुए विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय राजधानी किसे बनाया? क्या? संगम वंश ने विजयनगर पर शासन करते हुए विजयनगर साम्राज्य की द्वितीय राजधानी किसे बनाया? तो हम्पी को बनाया। किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी जो एक दोस्तों पुराना शहर, वर्तमान में भी इसके खंडहर स्थित है। तो यह हम्पी स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो भी एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां आप पढ़ सकते हैं। और यहां लोकेशन में भी देख सकते हैं कि कर्नाटक में यह हम्पी कहां पर स्थित था। और विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का किस वंश के सामंत थे? इमेज में आप देख सकते हैं हरिहर और बुक्का किस राज्य में सामंत के रूप में कार्य करते थे। बाद में उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के यह दोनों संस्थापक हरिहर और बुक्का राय काकतीय राजवंश में सामंत थे। क्या? काकतीय राजवंश में सामंत थे। और बाद में उन्होंने विजयनगर की स्थापना की। किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है।
ऐसा एक लंबा क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में, IAS की प्रीलिम एग्जामिनेशन में 2015 में पूछा गया था कि किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिणी समस्त भूमि उस देवता की है। तो यह हरिहर प्रथम, कौन? हरिहर प्रथम। और संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा कि संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? संगम वंश का प्रथम शासक कौन था? हरिहर प्रथम था। क्लियर? ओके। और यहां हमने विजयनगर साम्राज्य की बात की, तो विजयनगर साम्राज्य पर विभिन्न वंश के राजाओं ने शासन किया है और विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश, सालु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश के राजाओं ने शासन किया है। उनका शासनकाल भी यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य पर संगम वंश के राजाओं ने शासन किया। 1336 से लेकर 1485 तक उनका शासनकाल। बाद में दूसरे नंबर पर आया सालु वंश। सालु वंश के राजाओं ने 1485 से लेकर 1505 तक शासन किया। तीसरे नंबर पर विजयनगर साम्राज्य का शासन संभाला तुलु वंश के शासकों ने। 1505 से लेकर 1570 तक शासन किया। और लास्ट में अराविडु वंश आया। उन्होंने 1570 से लेकर 17वीं सदी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? आपने चारों वंश के नाम याद रख लिए, तो सबसे पहले आया संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। दूसरे नंबर पर सालु वंश, तीसरे नंबर पर तुलु वंश, चौथे नंबर पर अराविडु वंश। तो हमारा सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? प्रथम वंश था संगम वंश। दूसरे नंबर पर आया सालु वंश, तीसरे नंबर पर आया तुलु वंश और चौथे नंबर पर आया अराविडु वंश। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्काराय द्वारा की गई थी। हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया। क्या? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। स्थापना किसने की? हरिहर और बुक्काराय ने। और हरिहर प्रथम ने 1346 में होयसल को अपने राज्य में मिला लिया। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? ऐसा क्वेश्चन भी तकरीबन 2 एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्काराय ने विजयनगर राज्य की स्थापना की, यानी कि ए और बी दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर राज्य की स्थापना की। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और हरिहर द्वितीय विजयनगर का प्रथम शासक था। कौन? हरिहर द्वितीय असल में विजयनगर का प्रथम शासक माना जाता था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। किसने? हरिहर द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य का शासन संभाला और महाराजा धीराज की उपाधि ली। और इसने भाई के बजाय पुत्र को गवर्नर बनाने की परंपरा डाली। दोस्तों, उन्होंने एक नया रास्ता तय किया कि भाई के बजाय पुत्र को गवर्नर बनाने की परंपरा डाली। और हरिहर द्वितीय के बाद कुछ समय के लिए विरूपाक्ष प्रथम शासक बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली? हरिहर द्वितीय ने। भाई के बजाय पुत्र को गवर्नर बनाने की परंपरा डाली। और हरिहर द्वितीय के बाद कुछ समय के लिए विरूपाक्ष प्रथम ने शासन संभाला था। वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार कौन? सायणाचार्य हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री थे। क्या? सायणाचार्य कौन थे? वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार थे और उन्होंने हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। और उन्होंने बहमनियों से गोवा को छीना था। किसने? हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक जिसने महाराजा धीराज व राज परमेश्वर उपाधि धारण की, तो मैंने आपको हाल ही में बताया हरिहर द्वितीय। कौन? हरिहर द्वितीय ऐसा प्रथम शासक था
जिसने महाराजा धीराज और राज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और हरिहर द्वितीय ने अपने भाइयों के स्थान पर किसे गवर्नर बनाया, जो एक नई परंपरा बनी थी। किसे? अपने पुत्र को। हरिहर द्वितीय ने अपने पुत्र को गवर्नर बनाया अपने भाइयों के स्थान पर, और यह एक नई परंपरा बनी। और वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य किसके मुख्यमंत्री थे? इमेज में आप देख सकते हैं, सायणाचार्य हरिहर द्वितीय के एक प्रसिद्ध मुख्यमंत्री थे। क्या? वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य किसके? हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री थे। आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य से जुड़े हुए क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में ही नहीं, बल्कि क्लास 3-4 की एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसीलिए हम ऐसे एवरग्रीन टॉपिक की चर्चा करते हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में हाईलाइट होता है। और इसीलिए यह वीडियो आपको लास्ट तक पूरी फुर्ती के साथ देखना है। क्या? आपके भीतर एक जोश भर जाना चाहिए और इतने इंटरेस्टिंग तरीके से यह वीडियो पढ़ना चाहिए कि आपको सभी इंफॉर्मेशन याद रह जाए। और दोस्तों, हम ऐसे प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन को भी जोड़ते हैं, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भविष्य में, फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, उनका भी अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमानियों से गोवा को छीना। मैंने आपको हाल ही में बताया, किसने? हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने बहमानियों से किया, गोवा को छीन लिया। हरिहर द्वितीय। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। विरूपाक्ष को हटाकर बुक्का द्वितीय ने कुछ समय के लिए सत्ता संभाली। क्या? विरूपाक्ष को हटाकर बुक्का द्वितीय ने कुछ समय के लिए सत्ता संभाली। और आगे देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया। इमेज में आप देख सकते हैं, यह तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण किसने करवाया? देवराय प्रथम ने। और इसके दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की थी। क्या? देवराय प्रथम के दरबार में भगवान श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की थी। एक बार फिर से पढ़ ले। ओके, विरूपाक्ष को हटाकर बुक्का द्वितीय ने कुछ समय के लिए सत्ता संभाली। आगे देवराय प्रथम ने यह तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया। इसके दरबार में, देवराय प्रथम के दरबार में श्रीनाथ रहते थे, जिन्होंने हरिविलासम की रचना की। और विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक था। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय। और अब्दुल रज्जाक देवराय के राज्यकाल में विजयनगर आया था। दोस्तों, एक विदेशी पर्यटक यानी कि विदेशी मुसाफिर भी देवराय के राज्यकाल में विजयनगर आया था, और उन्होंने यह विजयनगर की विजिट की थी। किसने? अब्दुल रज्जाक ने। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराय द्वितीय। कौन? देवराय द्वितीय। कृष्ण देवराय भी एक अच्छा शासक था, उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। लेकिन संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसको माना जाता है? देवराय द्वितीय को। और अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो मैंने किसका जिक्र किया? देवराय के राज्यकाल में अब्दुल रज्जाक नामक एक विदेशी मुसाफिर, इमेज आप देख सकते हैं, वो विजयनगर आया था। और यह भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन। और अब बात करते हैं सालू वंश की। हमने संगम वंश की बात की, संगम वंश के राजाओं की बात की। अब दूसरा वंश जिसका नाम है सालू वंश, उनका शासनकाल है 1485 से लेकर 1505 तक। सालू नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था। सालू वंश की स्थापना किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की थी। नाम पर ही वंश का नाम रखा गया है। और सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद इम्मादी नरसिंह गद्दी पर बैठा, और इसका संरक्षक नरसा नायक था। सालू नरसिंह सालू वंश का संस्थापक था। सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद कौन? इम्मादी नरसिंह गद्दी पर बैठा, और इसका संरक्षक नरसा नायक था।
और यह सालू वंश के बाद तीसरा वंश शासन पर आया जिसका नाम है तुलु वंश। कौन सा? तुलु वंश। इनका शासनकाल है 1515 से लेकर 1570 तक। और वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह को मारकर तुलु वंश की स्थापना की थी। तो यहां हमने इम्मादी नरसिंह का जिक्र किया कि सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद इम्मादी नरसिंह गद्दी पर बैठा और इसका संरक्षक नरसा नायक था। और यहां पर क्या लिखा है कि वीर नरसिंह ने इम्मादी नरसिंह को मारकर तुलु वंश की स्थापना की थी। यानी कि सालू वंश का अंतिम शासक था कौन? इम्मादी नरसिंह। इम्मादी नरसिंह को मारकर तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने की। और इसकी मृत्यु के बाद इसका अनुज कृष्णदेवराय गद्दी पर बैठा जो एक महान शासक था। क्या? तुलु वंश का एक महान शासक बना है कृष्णदेवराय। और कृष्णदेवराय से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर ले उनके शासनकाल की। तो कृष्णदेवराय, उनका शासनकाल है 1509 से लेकर 1530 तक। और कृष्णदेवराय ने बहुत सी उपाधियां ली थी। कौन कौन सी उपाधियां? अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवनराज स्थापनाचार्य, यानी कि 3 उपाधियां ली थी कृष्णदेवराय ने। ऐसा भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि आंध्र भोज किसको कहा जाता है? कृष्णदेवराय को। और अभिनव भोज और यवनराज स्थापनाचार्य भी कृष्णदेवराय को कहा जाता था। और अष्टदिग्गज, जिस तरह शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान मंडल था, इसी के तर्ज पर कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कौन थे? तेलुगु के 8 विद्वान कवि थे। क्या? तेलुगु के 8 विद्वान कवि, इसे कृष्णदेवराय ने अष्टदिग्गज नाम दिया था। अष्टदिग्गज इसके दरबार में थे। किसके? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि पेद्दना थे, जिन्हें तेलुगु कवि का पितामह कहा गया है। किसको? कवि पेद्दना को। कवि पेद्दना को तेलुगु कवि का पितामह कहा गया है। हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी कृष्णदेवराय ने कराया था। चलिए दोस्तों, यह सभी इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं 5 क्वेश्चन आपको पूछने जा रहा हूं। एक बार फिर से पढ़ ले। ओके। कृष्णदेवराय की उपाधियां: अभिनव भोज, आंध्र भोज, यवनराज स्थापनाचार्य, अष्टदिग्गज, यानी कि तेलुगु के 8 विद्वान कवि किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के। और सर्वश्रेष्ठ तेलुगु कवि कौन? कवि पेद्दना, जिन्हें तेलुगु कवि का पितामह कहा गया है। और हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेवराय ने। किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? हमने किसकी बात की? कृष्णदेवराय की। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। झारखंड के एक एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इमेज में आप देख सकते हैं। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज बोले तो 8 तेलुगु कवि। यह कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज के रूप में प्रसिद्ध थे। कौन? 8 तेलुगु कवि। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? किस राजा से संबंधित थे? कृष्णदेवराय राजा से संबंधित थे अष्टदिग्गज, जिसकी हमने हाल ही में बात की है। और अष्टदिग्गज में प्रमुख पेद्दना किसके समकालीन था? को किसके दरबार में? कवि पेद्दना किसके दरबार में अष्टदिग्गज के रूप में शामिल था? कृष्णदेवराय के दरबार में। तो यह क्वेश्चन का भी सही आंसर है कृष्णदेवराय। और विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? मध्य प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में निर्मित हुआ था? कृष्णदेवराय के शासन काल में निर्मित हुआ था। इमेज में आप देख सकते हैं। और प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का सुवर्ण युग था? तो हमने किस भाषा की बात की? तमिल की। गलत। किस भाषा की बात की? तेलुगु। तो यह कृष्णदेवराय के शासनकाल में तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल था। क्या? तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है कृष्णदेवराय के शासनकाल को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेलुगु। यह भी दोस्तों एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। और प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर
जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है। आईएएस की एक प्रीलिम एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इमेज आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कौन सा? यह विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ, यह तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहां अवस्थित है? यह हम्पी में स्थित है, यानी कि विजयनगर की दूसरी कैपिटल हम्पी। तालीकोटा, दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में एक भयंकर युद्ध हुआ था। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य के शासक और दूसरी तरफ दोस्तों बहमनी साम्राज्य के शासक, दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसका नाम था तालीकोटा युद्ध। तो तालीकोटा युद्ध को बन्नी हट्टी युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? सदाशिव राय के समय में हुआ था, यानी कि यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे सदाशिव राय। तो दूसरी तरफ विरुद्ध पक्ष में कौन थे? तो विरुद्ध पक्ष में बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा शामिल थे, जिसका नेतृत्व बीजापुर का शासक अली आदिल शाह ने किया था। तो यह दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि तालीकोटा या बन्नी हटी या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 को। एक तरफ विजयनगर का राजा सदाशिव राय, तो दूसरी तरफ बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा शामिल थे, जिसका नेतृत्व बीजापुर का शासक अली आदिल शाह ने किया था। और विजयनगर का अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक और अराविडु वंश, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश जिसका नाम है अराविडु वंश, जिसकी कैपिटल थी पेनुकोंडा। क्या? पेनुकोंडा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? दो एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। हमने तारीख भी बता दी, 23 जनवरी 1565 को कौन सा? तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच? तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? एक तरफ था विजयनगर साम्राज्य और सामने था बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य में कौन कौन शामिल थे वो मैंने आपको बताया। कौन कौन? बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा शामिल थे, यानी कि यह सभी मिलकर बनता था यह बहमनी साम्राज्य। और यह भी दोस्तों एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन सा? 1 नंबर, बिल्कुल सही बात, रंग तृतीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था। और अराविडु वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल क्या थी? अनेगोंडी। गलत, यह विजयनगर साम्राज्य की पहली कैपिटल, दूसरी कैपिटल हम्पी। और अराविडु वंश की कैपिटल का नाम है पेनुकोंडा। क्या? पेनुकोंडा। और विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो राजा सर्वोच्च था। क्या? विजयनगर साम्राज्य में राजा सर्वोच्च था। राजा को क्या कहा जाता था? राय कहा जाता था। युवराज का चयन जीवन काल में ही हो जाता था, यानी कि जब भी राजा शासन काल पर होता था तब भी युवराज का चयन निश्चित हो जाता था। उनके निधन के बाद जो युवराज जो चयन किया गया है वो राजा बनता था और राज कार्य में सहायक होता था। राजा की अदालत अंतिम न्यायालय था और राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? यानी कि राजा ही सर्वोपरि था। और किसी भी दशा में ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था। राजद्रोह सबसे जघन्य अपराध था। नरबलि दी जाती थी। क्या? नरबलि दी जाती थी। स्वयं कृष्णदेवराय ने भी नरबलि चढ़ाई थी। क्यों नरबलि चढ़ाई थी? कृष्णदेवराय ने सिंचाई की पूर्ति के लिए नरबलि दी थी। हम सबको पता है कि जब भी अकाल पड़ता था तो पानी की बहुत ही किल्लत पैदा होती थी और लोगों को जिंदा रखने के लिए ऐसा कहा जाता था जो स्टेप वेल होते हैं। क्या? स्टेप वेल। तो वहां पर किसी का बलिदान आवश्यक होता था और ऐसा माना जाता है पानी से जमीन से पानी निकल आता था। तो कृष्णदेवराय ने भी सिंचाई की पूर्ति के लिए नर बलि दी थी। तो किसी भी दशा में ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। राजद्रोह सबसे जघन्य अपराध था। नरबलि दी जाती थी। स्वयं कृष्णदेवराय ने भी नरबलि चढ़ाई थी। क्यों?
कृष्णदेवराय ने सिंचाई की पूर्ति के लिए नरबली दी थी। और प्रशासनिक इकाइयां की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई जिसे मंडल कहा जाता था, मंडल में दोस्तों वलनाड यानी कि कोट्टम इसका छोटा इकाई, और कोट्टम में छोटे छोटे पार्ट्स यानी कि नाडु, नाडु से भी छोटी इकाई मेलग्राम, और मेलग्राम से भी छोटी इकाई उर, उर को हम वर्तमान में विलेज कह सकते हैं। तो मेलग्राम गांवों का समूह है क्या, या उर, उर एक गांव है। मान लीजिए कि यह मेलग्राम है, वो 7 से 10 गांवों का समूह हो सकता है। उनसे बड़ी इकाई है नाडु, नाडु से बड़ी इकाई है कोट्टम, कोट्टम से बड़ी इकाई है मंडल। मेलग्राम गांवों का समूह है। और कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और भू राजस्व वित्तीय आय का प्रमुख स्रोत था। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रशासनिक इकाइयों में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा था? मंडल। सबसे छोटा यूनिट कौन सा था? उर, जिसे हम विलेज कह सकते हैं। तो मंडल, कोट्टम, नाडु, मेलग्राम और उर। मेलग्राम गांवों का समूह। कृष्णदेवराय के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 थी। और भू राजस्व वित्तीय आय का प्रमुख स्रोत था। बताइए, गांवों का समूह है और यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है क्या? गांवों का समूह, मेलग्राम गांवों का एक समूह है। विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उर थी। उर से बड़ी इकाई क्या थी? मेलग्राम। मेलग्राम से बड़ी इकाई क्या थी? नाडु। नाडु से बड़ी इकाई कोट्टम। कोट्टम से बड़ी इकाई मंडल। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? यानी कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था यानी कि आय का प्रमुख स्रोत माना जाता था भू राजस्व को। और यह भी बिहार की पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। और यहां विजयनगर साम्राज्य के सामाजिक संरचना की बात करें तो चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, यह 4 चतुर्वर्ण व्यवस्था में आते हैं। लेकिन यह विजयनगर साम्राज्य में चतुर्वर्ण व्यवस्था नहीं थी। क्षत्रिय, वैश्य नियमित वर्ण नहीं थे। और विजयनगर के ब्राह्मण धर्मनिरपेक्ष थे क्या? यह विजयनगर साम्राज्य के जो ब्राह्मण थे वो धर्मनिरपेक्ष थे और ये व्यापारी एवं राजनीतिक पदों पर नियुक्त होते थे। और समाज में सोनार, बढ़ई, लोहार का उच्च स्थान था तथा जुलाहा, कुम्हार आदि का निम्न स्थान था। हमारे एक गुजराती सब्सक्राइबर फ्रेंड ने बोला था कि सर जुलाहा का मीनिंग क्या होता है गुजराती में? जुलाहा का मीनिंग होता है वणकर। क्या होता है? वणकर। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। विजयनगर की सामाजिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोनों कथन को ध्यान से पढ़ना है और हमें यहां पता लगाना है कौन सा कथन सही है। तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान चतुर्वर्ण व्यवस्था थी? बिल्कुल नहीं थी। क्या नहीं थी? यानी कि पहला सेंटेंस गलत। क्षत्रिय, वैश्य नियमित वर्ण थे। तो मैंने आपको क्या बताया? क्षत्रिय, वैश्य नियमित वर्ण नहीं थे, चतुर्वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी। और यहां कहा गया है कि थी, यानी कि दोनों सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और हमें यहां कहा गया है कौन सा कथन सही है? इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। पायस, पायस एक कवि का नाम है। पायस कहता है कि देवदासी प्रथा थी। क्या? विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा थी, बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, दहेज प्रथा मौजूद थी। और राज्य ने दहेज विरोधी कानून बनाया और उसे दंडनीय अपराध भी घोषित किया। ब्राह्मणों ने भी राज्य के इस कानून को मान्यता दी। और भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। किसको? एक भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। और पुर्तगाली यात्री जिसका नाम है नुनिज। क्या? नुनिज अच्युत के शासनकाल में भारत आया था। अच्युत यानी कि विजयनगर साम्राज्य का एक शासक जिसका नाम है अच्युत। अच्युत के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री नुनिज भी भारत आया था।
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था, किसका? विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और पुर्तगाली यात्री नूनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में? अच्युत के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री नूनीज भारत आया था। क्लियर? यहां वीडियो को हम खत्म करते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सही कलेक्शन किया है, तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर तो हमने छोड़ दिया है, लेकिन अब हमने एनसीईआरटी की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। पिछले एक मंथ से हम एनसीईआरटी के वीडियो पढ़ा रहे हैं और आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी को एक प्यार भरा सैल्यूट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।